ध्यान से। कोई भी प्रॉब्लम होगा खुल के बात करना, क्योंकि आप मेरे फिजिक्स के लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का लैंग्वेज हो सकता है टेक्स 1 और 2 डेज, फिर आपको ये लैंग्वेज भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप समझिए। चलिए देखिए, आपके पास है कोई भी, जब आप कोई भी कंपाउंड अगर आप बनाना चाहते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हमेशा उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी कंपाउंड के बनने में एटम्स होता है। जैसे अगर आप सोडियम का क्रिस्टल बनाते हैं तो वहां सोडियम एटम्स है, अगर आप आयरन का क्रिस्टल बनाते हैं तो आयरन एटम है। लेकिन अगर आप आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जैसे NaCl तो वहां आयन्स। अगर आप कोई एक हाइड्रोकार्बन तैयार करते हैं, जैसे आप है ना वैक्स बनाते हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वहां पे है ना मॉलिक्यूल्स। अगर आप ड्राई आइस बनाएंगे तो वहां CO2 होगा ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है जिससे हमारा कंपाउंड बनता है। कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लीजिएगा, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में न्यूक्लियस पॉजिटिव और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। बोलो सही है? ऐसा ही एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आप ले लो, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ उसका इलेक्ट्रॉन्स है। या यूं कहो कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का दो हिस्सा होता है, एक होता है उसका पॉजिटिव पोर्शन, एक होता है उसका नेगेटिव पोर्शन। अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करेंगे तो न्यूक्लियस है और तो न्यूक्लियर पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जब आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्लोज लाके जैसे किसी कंपाउंड को बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मीथेन हाइड्रोजन से मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाने जा रहा है, लेकिन मीथेन का प्लस हाइड्रोजन का प्लस रिपेल करेगा, मीथेन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का प्लस अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मीथेन का प्लस न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा, और दोनों का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो कुल मिला के जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आता है टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite charges attract each other। तो लेकर नेचर में कोई भी चीज क्यों नहीं मिल जाता, नेचर में कोई भी चीज मिलके किसी कंपाउंड को क्यों नहीं फॉर्म कर देता? क्यों नहीं कार्बन के साथ हाइड्रोजन छोड़ के कुछ और मिल जाता, उसके बाद कंपाउंड मिल जाता? तो उसका डिसीजन है ना नेचर इस तरीके से लेता है। आप ऐसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में लेंगे, कोई भी लीजिएगा, आप कार्बन ले लीजिए, मान लीजिए उधर फास्फोरस है, तो कार्बन फास्फोरस है, उसके प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आखिर कार्बन फास्फोरस से क्यों नहीं? तो उसके पीछे का कारण है कि जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नेचर में उपलब्ध है, हर जगह है, तो उसमें से सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहा है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कर रहा है। डिपेंड इस बात पे करता है कि दे विल कम क्लोज और नॉट, इनमें से बड़ा फर्क। अगर रिपल्सन बड़ा है तो वो कभी आपस में नजदीक नहीं आएगा, कोई तरह का बॉन्डिंग नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन बड़ा है तो दे कम्स क्लोजर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? अभी कुछ भी बना दो, इसके चारों तरफ इनफाइनाइट तरह का पार्टिकल है। अब हवा में कार्बन है तो हवा में ऑक्सीजन भी है, हवा में नाइट्रोजन भी है, हवा में हीलियम भी है, सब बहुत कुछ है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन से ही क्यों? तो स्टार्टिंग फेज इज, ठीक है, कि हाँ भाई उनके बीच का अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू रिपल्सन, एंड ड्यू टू दिस इफ attraction is higher, they comes closer। चलो भाई वो नजदीक आएगा तो फॉर्म कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल, तो वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आके ऐसे बनाएगा। कोई दिक्कत है आपको समझने में? ये पहला वो आंसर है कि आखिर केमिकल बॉन्ड्स कुछ खास के बीच क्यों बनते हैं? जब नेचर में सब कुछ उपलब्ध है तो सब कोई आपस में क्यों नहीं रिएक्ट करता? उसका एक तरीका ये है
दूसरा तरीका आपके सामने स्टेबिलिटी को लेके दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी को लेके दिया जाता है, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, इन सबको लेके दिया जाता है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होता है यहीं से। अब यहाँ से थोड़ा आगे चलिए, जब कंपाउंड्स आपस में कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए जब ये आयंस, देखिए मेरे साथ बस एक लिमिटेशन क्या है ना कि हम एक चीज आपको 5 बार बोलने के लिए बहुत कुछ है। सो कंसंट्रेट रहिए, एक बार में चीज समझिए, अगर नहीं समझ में आए तुरंत बोल, ठीक है। वो एक ही चीज को 5 बार बोले और फिर 1 घंटा हो जाए तो पता चला इतना सा पढ़े, उससे आपको हर। अगर आपको नहीं समझ में आया सीधा बोलिए सर एक बार और, हम फिर समझाएंगे। नहीं तो अगर आप शांत रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे तो इट इज अज्यूम कि आपको समझ में आ गया हमारे, ठीक है। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाओ, सर एक बार और प्लीज रिपीट, ये सब होते रहते हैं। और जब आप नहीं बोलेंगे तो हम यही मान के चलेंगे आप समझे, क्योंकि समझाने के लिए बहुत कुछ, ठीक है। अब एक ही चीज 5 बार बोलेंगे तो 5 चीज की जगह एक ही चीज बताएंगे, समझ गए, आपको फायदा नहीं होगा। अब देखिए, जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज आता है, हम आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वीडियो आ रहा है, देखिए जब ये कंपाउंड क्लोज आता है टू फॉर्म एनी कंपाउंड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब क्लोज आता है, फॉर्म एनी कंपाउंड, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम्स क्लोजर, then there is variation in force between them। जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आता है टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ कंपाउंड, तो उनके बीच का जो फोर्स है वो वैरी करता है। फोर्स कैसे वैरी करता है, ठीक है, देखिए फोर्स का वेरिएशन कुछ ऐसा होता है, ये फोर्स का वेरिएशन है सेपरेशन के साथ, देखा गया है कि फोर्स ऐसे वैरी करता है, ठीक है। ये फोर्स किस तरह से वैरी कर रहा है, तो ये है फोर्स का वेरिएशन। अब इसके पीछे का लॉजिक, नीचे वाला फोर्स है अट्रैक्टिव, ऊपर वाला फोर्स है रिपल्सिव। शुरुआत में अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा है, ओके, देखिए नीचे है, ऊपर नहीं है, नीचे, मतलब शुरुआत के ऊपर बड़ा है अट्रैक्टिव, जब अट्रैक्शन के कारण दे कम्स क्लोज, और जैसे जैसे दे कम्स क्लोज अट्रैक्टिव फोर्स और भी बढ़ता है। उसके बाद एक समय तो ऐसा होता है कि सेपरेशन उनके बीच इतना रहेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम, अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है तो वहां रुक जाएगा क्या, नहीं, दे और कम्स क्लोज। जैसे जैसे वो नजदीक आते जा रहा है, एक समय ऐसा आता है कि दैट पर्टिकुलर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बैलेंस, ये वो सेपरेशन है जहां कंस्टिट्यूएंट आपस में मिलकर सॉलिड बनाता है या कोई भी कंपाउंड बनता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर आप ये नहीं बोल सकते कि एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होता। अगर आप HCl एज्यूम करते हैं तो आपको H यहां मिलेगा तो Cl यहां मिलेगा, ऐसा तो नहीं है H और Cl एक दूसरे के ऊपर रहेगा, उनके बीच डिस्टेंस होगा। अगर आप CO2 लेते हैं तो कार्बन यहां मिलेगा तो एक ऑक्सीजन यहां मिलेगा, एक ऑक्सीजन यहां मिलेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्यों है, जिसका बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ये डिस्टेंस क्यों है, ये डिस्टेंस समझ में आया। तो आपके पास जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मान लो जैसे हम एक सॉलिड का फॉर्मेशन आपके सामने दिखाएं, ये सॉलिड का फॉर्मेशन हम आपको दिखाएं, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके एक साइड पे आके ऑक्यूपाई होता है और उनके बीच एक सर्टेन सेपरेशन होता है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि सर हमको है ना मीथेन मॉलिक्यूल बना दीजिए, CH4 बना दीजिए, तो आप कार्बन यहां दिखाइएगा, फिर एक हाइड्रोजन आप यहां दिखाइएगा, एक हाइड्रोजन यहां दिखाइएगा, एक हाइड्रोजन, आखिर इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इस डिस्टेंस पे उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जीरो हो जाता है, वहां जाके वो स्थिर हो जाता है, इसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है और वहीं पे कोई भी कंपाउंड बनता है, नहीं तो ये बॉन्ड लेंथ का चक्कर कभी नहीं, समझ में आया, बॉन्ड लेंथ किसी में छोटा किसी में बड़ा, ये डिपेंड करता है भाई, किसी में ये हो सकता है कम पे आ गया, किसी में दूर पे आ गया, तो इस तरीके से चीज,
तो आपका जो बॉन्डिंग है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पे जब पहुंचा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। नाउ अब इस सेपरेशन के ऊपर आखिर दे हाउ दे कैन फॉर्म बॉन्ड। आखिर यहां सेपरेशन पे आके रुक गया, लेकिन ये आखिर अब अपने ऊपर बॉन्ड बनाएगा कैसे? कैसे ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, याद रुक गया? तो बॉन्डिंग के पीछे का लॉजिक आपको दो तरीके से बताया गया, आइदर दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और दे शेयर इलेक्ट्रॉन। आइदर दे ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और दे शेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पे खड़ा हो, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? NaCl जो आप देखते हैं, NaCl जो आप देखते हैं उसमें भी Na+ नहीं Cl आके रुक गया। अब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl- को देख के प्लस बन जाता है और ये माइनस बन जाता है। क्या समझा? इस डिस्टेंस को आप कहते हैं कि हाँ भाई इनके बीच का एक डिस्टेंस है, इसको आप बॉन्ड लेंथ के नाम से जानते हैं। समझ में आया? दिस इज द फंडामेंटल थ्योरी जहां आप कोई भी कंपाउंड के बनने का इनिशियल फेज है, ठीक है? केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच या तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जनरेट होता है और उनको स्टेबल फॉर्म में एक साथ कोरिलेट करके बांध के रखता है इन एनी कंपाउंड। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, ठीक है? केमिकल बॉन्ड एक ऐसा पर्टिकुलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल खुद में एक दूसरे के साथ बनके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? दिस इज द बेसिक। आपके पास डेफिनेशन होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम दिखाएंगे। ये समझ में आया सबको? कहीं दिक्कत? ठीक, बिल्कुल। ग्राफ ऊपर गया, उसका एक्सप्लेनेशन ये है जी, आप है ना, आपके हाथ में पेन है, पेन सबके पास है। पेन को थोड़ा खींचने का कोशिश करो, जब तुम बाहर खींचोगे तो पेन तुमको अंदर खींचेगा, सही है? अच्छा, पेन को दबाने का कोशिश करो, जब तुम पेन को दबाओगे तो वो तुमको बाहर दबाएगा, बाहर पुश करेगा। बोलो सही है? कोई दिक्कत नहीं आता? हाँ गुड। एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा, आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। सुनिएगा ध्यान से। जब आप उसको खींचने का काम करते हैं, जब आप उसको खींचने का काम करते हैं, आपका एटम्स, आप उनके एटम्स को दूर करने का काम कर रहे हैं, सही है जी? हेलो? तो जब आप उनको दूर कीजिएगा तो देखिए ये ग्राफ नीचे चला आएगा। नीचे चलाने का मतलब है अट्रैक्शन वाले फेज में, इसलिए वो तुमको अंदर खींचता है, करेक्ट? हाँ, अब जब तुम उसको दबाता है तो तुम उसके एटम्स के बीच के सेपरेशन को कम करता है। तो जैसे ही तुम सेपरेशन कम करोगे, देखो ये रिपल्सन वाले फेज में चला जाता है, इसलिए वो तुमको धकेल के अपनी जगह पे आना चाहता है। बोलो ठीक है? जब तुम पेन को रिलैक्स छोड़ देते हो तो उसके कंस्टिट्यूएंट के बीच का डिस्टेंस डी रहता है, वो ना अंदर फोर्स लगाता है ना बाहर लगाता है। बोलो ठीक है? ठीक, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। हर सॉलिड में यही होता है, हर कंस्टिट्यूएंट, हर मॉलिक्यूल में यही होता है। गैस का बात नहीं कर रहे, गैस आर फ्री, ठीक है? लेकिन आप जब कंपाउंड लेके चलते हैं तो कंपाउंड के अंदर इस तरह से होता है। अब आप आगे आइए, थोड़ा देखिए और स्क्रीनशॉट लेने लिए। एक्चुअली ये सब है ना, आप लोग थोड़ा, ये सब आप लोग है ना थोड़ा पढ़े हैं, इसलिए आप इसको निकाल रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। फिर जहाँ से हमको है ना पूरा डिटेल में जाना अपने तरीके से, वहाँ से हम चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके? आप लोग लिखना, यू कैन राइट। अच्छा, थैंक यू। हर चीज को एनालाइज करना, ठीक है? जो आप पढ़े हैं उतना आपके दिमाग में रखना ही है, वो ना गलत है ना कुछ अच्छा है, लेकिन आपको ये चीज भी अब दिमाग में रखना है। हाँ हाँ हाँ, कंस्टिट्यूएंट्स के बीच का सेपरेशन
उनके बीच का सेपरेशन आप आर से लिखना है। ओके, तो उधर स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आप लोग उधर कर देते हो। चलो एक बार यहाँ ध्यान से, केमिकल बॉन्ड्स force of interaction between constituent particle during formation of any compound और मॉलिक्यूल। कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बनने में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड्स आखिर बनता क्यों, ठीक है ना? Why chemical bonds are formed? देखो, केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे का जो कारण है वो है टू गेन स्टेबिलिटी। कोई भी चीज नेचर में अगर हो रहा है, कोई भी चीज अगर नेचर में हो रहा है तो उसमें एक ही ब्रह्मास्त्र काम कर रहा होता है टू गेन स्टेबिलिटी। अगर स्टेबल नहीं है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे का भी एक लॉजिक है कि हम थोड़ा आगे पढ़ लेंगे, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, अपना बिजनेस हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, पैसा वैसा आएगा, गेन स्टेबिलिटी, ठीक है? फिर 4 साल 5 साल 10 साल आराम करना है, उसके बाद काम करना है, उसके बाद फिर जिंदगी भर आराम करना। तो हर जगह वही काम, हम भी यहाँ खड़े हैं इसी थीम के साथ, ठीक है ना? कोई भी काम करता है इसी थीम के साथ, पूरा नेचर इसी एक फोर्स के पीछे है ना चल रहा होता है टू गेन स्टेबिलिटी। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा होता है देखते हैं तो इसके पीछे का भी लॉजिक यही है टू गेन स्टेबिलिटी। तो व्हाई केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो सिंपल सा आंसर है टू गेन स्टेबिलिटी। टू गेन स्टेबिलिटी constituent particles forms chemical bond, ठीक है? केमिकल बॉन्ड बनने के लिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसलिए काम करता है ताकि उसका स्टेबिलिटी एक्वायर हो। तो आखिर ये स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर कर सकता है, तो उसके पीछे का दो इंपॉर्टेंट लॉजिक आपके सामने रखा गया। नेचर में जब शुरुआती दौर पे साइंस डेवलप हो रहा था तो दो बेसिक रूल रखा गया, एक था ऑक्टेट रूल और एक था ड्यूएट रूल। ऑक्टेट रूल और ड्यूएट रूल आप जानते हो? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि अगर किसी के पास इनर्ट गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस सेल में उसका 8 इलेक्ट्रॉन, तो दे आर स्टेबल। या फिर अगर छोटा है, अब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब छोटा है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में नहीं कर सकता, तो इसके पास ड्यूएट होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी को गेन करने का शुरुआती दौर में हम बोल रहे हैं कि ये आगे जाके फेल कर सकता, लेकिन शुरुआती दौर में जितना भी केमिकल बॉन्ड्स बनाया जा रहा था उसके पीछे का लॉजिक एक ही रखा गया था कि आइदर इट फॉलोज ड्यूएट रूल और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कहने का मतलब जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं है वो किसी तरीके से 8 करेगा। करने का 8 करने का दो तरीका था, अगर मेरे पास 7 है तो हम किसी से ले 8 कर ले, या मेरे पास अगर 11 है मतलब 2 8 1 है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि 8 हो। तो देखो ये जो स्टेबिलिटी वाला कांसेप्ट है ना, टू गेन स्टेबिलिटी constituent particle forms chemical bond। स्टेबिलिटी कैसे गेन होता है? स्टेबिलिटी of constituent particle is either by octet rule। octet rule कहता है having 8 electron in वैलेंस सेल, और
बैलेंस, या तो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है या 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, कौन करेगा? जो हल्का है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन करके अपने आप को स्टेबल करे, उसको छोड़ दो तो बाकी सब क्या करना चाहता है? 8। बाकी सब क्या करना चाहता है? 8। ठीक है, ऑक्टेट। अब इसी ऑक्टेट को या डुएट को कंप्लीट करने के लिए दो मैकेनिज्म आपके सामने आता है। ऑक्टेट या डुएट को कंप्लीट करने के लिए दो मैकेनिज्म आपके सामने आता है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मैकेनिज्म और दूसरा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग मैकेनिज्म। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्लियर सुनाई दे रहा है उधर? ठीक है, टू फॉलो ऑक्टेट or duet, there is either transfer of electron or sharing of electron। क्या आप धीरे धीरे पहुंच गए आयनिक बॉन्ड और केमिकल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ? तो हर चीज के चलने का एक रास्ता है। शुरुआत एटम्स नजदीक कौन आएगा, कौन उसको लाएगा? तो वहां अट्रैक्शन और रिपल्सन वही नजदीक आएगा जिसमें शुरुआत में अट्रैक्शन बड़ा है, तब नजदीक आएगा। उनके नजदीक आने, अभी क्लियर है? सब कोई बताना, क्लियर आवाज आ रही है? हाँ, नेटवर्क उधर लॉक कर रहा है, जल्दी पढ़ो। अरे नेटवर्क जो दरवाजे से आता है ना वही बंद हो गया। देखो आप बताओ तो, आवाज आ रही है? हम बोले थे ना जिस जिस दरवाजे से नेटवर्क आता है ना वो दरवाजा बंद कर दिए। अभी आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर? हाँ, ठीक। तो देखो शुरुआत क्या की है कि बोले कि अट्रैक्शन बड़ा होने से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोज आता है। जब क्लोज आके खड़ा हो जाता है तो अब उसको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करता है? या तो डुएट को फॉलो करता है या ऑक्टेट को फॉलो करता है। अब डुएट या ऑक्टेट को कंप्लीट कैसे करेगा? तो या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो हम लोग दहलीज पे खड़े हैं, दरवाजे पे खड़े हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, समझ में आया? देखिए सब concept of formation of ionic bond। ionic bond का दूसरा नाम बताओ? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बताओ भाई इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। वेरी वेरी गुड। देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप लोग जब केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े होंगे पिछला चैप्टर पीरियोडिसिटी, तो उस समय आपको इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कैरेक्टर बताया गया। बोलो सही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सही है? और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो कैसा? हमेशा ध्यान रखना आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो आप मेटल और नॉन मेटल बोल रहे हैं उससे अच्छा है, वो भी सही है, 100% सही है। उससे अच्छा है कि आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और वही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने अंदर गेन कर लेता है। इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो ये बन जाता है केटायन। बोलो सही है? और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बन जाता है आयन। ठीक है,
ये हमारे केटायन और ये एनायन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है उसको आप कहते हैं आयनिक बॉन्ड। प्लस और माइनस के बीच एक तरह का अट्रैक्शन, करेक्ट है ना? प्लस और माइनस के बीच एक तरह का अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहने का मतलब आप बोल रहे थे मेटल, हम उसको चेंज नहीं करना चाहते, आपके दिमाग में है उसको रखिए, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल तब बनता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड दिखाई दे रहा है सब उधर? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, ठीक है? क्यों? कितना सिंपल आयनिक कंपाउंड। अब देखो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना जो ये तुमसे पूछता है कि कौन से मेटल को किस नॉन मेटल के साथ मिलाने से ज्यादा बेहतर आयनिक कंपाउंड बनता है। तो देखिए एकदम कितना बेसिक है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट याद, जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकले और जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हो उतना अच्छा बॉन्ड। क्या बोलते हो? सही है? इसके आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलने का कॉन्सेप्ट एक लाइन पर डिपेंड करता है कि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। क्या बोलते? इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं आप? आवाज आ रही? आप नहीं बोल रहे लेकिन आ रही, बोलिए, आप लोग भी बोलिए। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको? हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बस ठोस भाषा में यही समझे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन ठोस भाषा गलत है, हम अभी बोलते हैं, ठीक है? इसमें बहुत कुछ है, टेढ़ा मेढ़ा क्लियर। देखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब थोड़ा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। और जो दूसरा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको आप सरल भाषा में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से सुनोगे। नाम सुने आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लेने का ज्यादा टेंडेंसी होना चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी ज्यादा होना चाहिए। तो आप भी समझ पा रहे हैं कि जितना आसानी से लॉस करेगा ये उतना ही तेजी से गेन करेगा, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक थोड़ा नोट करो, फिर हम अगले। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलो। ठीक, नोट करो। एकदम क्लोज क्यों नहीं आ जाता? ये वाला ग्राफ याद है जो फोर्स वाला, उस समय तुम ग्राफ का चर्चा कर रहा था? इसी वजह से नजदीक नहीं आता क्योंकि उसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, बहुत सारा और भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का चार्ज है। अगर वो नजदीक आएगा तो रिपल्सन हो जाएगा। वही ग्राफ